हेलो सर। विनय सर। विनय सर, आवाज ऑडिबल है? चलिए जो था पार्टिसिपेंट अब दो आपके नाम से। हाँ, अपन लोग भी हैं। ठीक है। मेरे को वो दे दो, चार्जर मिले तो लैपटॉप। विनय सर, कितने बच्चे ओरिएंटेशन में थे? जो जो बच्चे ओरिएंटेशन में थे, जो डे बिफोर यस्टरडे हमने लिया था, वो चैट पे रिप्लाई करें कि आप थे ओरिएंटेशन में। आई वाज देयर। वेरी गुड। समन्यु था हमारे साथ ओरिएंटेशन में। दोस्तों इंटरेक्शन रखिए, जल्दी रिप्लाई कीजिए चैट पे। वेरी गुड नंबर। हर्ष भी था हमारे साथ। देखो बहुत इंटरेक्टिव रखेंगे क्लास अपन, उसके लिए आपका इन्वॉल्व होना थोड़ा जरूरी क्लास में। प्रियांशु भी था, माधव भी था। उत्कर्ष, आप नहीं थे क्या? और दर्शन भी है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बट चैट पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा है शायद दर्शन। ओके, उत्कर्ष नहीं था हमारे साथ। वेरी गुड, शाबाश। तो हम बता दें हम कौन है दोस्तों। ये हमारा कोड वर्ड है एलएन पे। फिजिक्स, अजीत, लुल्ला सर। पी से फिजिक्स है। आपके पास पूरा टाइम टेबल आ चुका होगा व्हाट्सएप पे। वहां पे से हर फैकल्टी मेंबर, हर टीचर के कोड लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमारा नाम है अजीत सर। हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, कितने बच्चों ने 11th में एलएन पे ही कोचिंग करी है? जो बच्चे एलएन में थे 11th में, वो लोग चैट में लिखिए कि आप कहाँ थे, कौन से सेंटर पर थे, कौन सी बैच में थे। जो बच्चे 11th में एलएन में थे। वेरी गुड। समन्यु था एलएन उज्जैन में। और कोई जो एलएन में था 11th में? माधव था, कुटी कुटी कैंपस से। वेरी गुड माधव। और हमारे साथ जो बच्चे हैं वो लास्ट ईयर एलएन में नहीं थे। ठीक है, शाबाश। तो कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th में कोई भी कोचिंग नहीं करी थी? प्रियांशु था एलएन इंदौर रविंद्र नगर पे। प्रियांशु तुम कौन सी बैच में थे? ओके, उत्कर्ष हमारे साथ 8th में था। वेरी गुड। टीएनआर 22M में था प्रियांशु। ओके, अब टिल 10 था उत्कर्ष। शाबाश शाबाश। वेरी गुड। और कितने बच्चों ने बिल्कुल भी कोचिंग नहीं करी है? ठीक है, तो बाकी बच्चे कोचिंग में थे। शाबाश। तो हम आई थिंक सारे बच्चे आ चुके हैं। हमारे साथ एक और बच्चा है, सार्थक। एलएन इंदौर रविंद्र नगर। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आइए, ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई आ चुका है।
तो हम चालू करते हैं। ठीक है, आइए। अभी पहला लेक्चर आपका फिजिक्स है, सेकेंड लेक्चर आपका केमिस्ट्री है, थर्ड लेक्चर आपका मैथमेटिक्स। फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, अजीत सर, फिर प्रेमलाल सर आएंगे, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एंड विनय सोमानी सर आएंगे, फिर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। 4:55 पे हमारी क्लास खत्म होगी, 4:45 पे, फिर आपको 5-7 मिनट का ब्रेक मिलेगा, एंड फिर प्रेम सर की क्लास स्टार्ट होगी। फिर केमिस्ट्री की क्लास के बाद फिर आपको 5-7 मिनट का ब्रेक मिलेगा, एंड फिर आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट। आप सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम टू टाइम आपको डेली असाइनमेंट्स मिलते जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मॉड्यूल्स मिलते जाएंगे, शीट्स भेजेंगे हम डेली, प्लस टाइम टेबल आपको आता जाएगा, उसमें डाउट सेशन का भी टाइम टेबल होगा, क्लासेस का भी टाइम टेबल होगा। हमारे नंबर, हम भी हैं आपके साथ ग्रुप में, तो हमारे नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो हम आपको पर्सनली भी जब मैसेज करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा हमारा नंबर। आप फोन पे हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कभी कुछ डाउट हो आपको। 11th के भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ सवाल आपने सॉल्व किए आपसे नहीं बन रहे, वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर कुछ क्लासेस के प्रोसीजर में कुछ डाउट है तो वो चैट पे हमसे पूछ सकता है अभी। देखो हम पूरी कोशिश करते हैं हर बच्चे की चैट रखें, हमारे पास एक और डिवाइस है जिससे हम चैट पढ़ते रहते हैं। कोशिश करेंगे आपको कोई भी डाउट है तो हम उसको तुरंत सॉल्व कर पाए। आइए, हमने ओरिएंटेशन के दिन आपको बोला था ग्रेविटेशन रिवाइज करने, क्योंकि जो 12th का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो आपको बहुत हद तक ग्रेविटेशन से सिमिलर दिखेगा। तो कितने बच्चों ने ग्रेविटेशन रिवाइज कर लिया? चैट में लिख के बताया हमको। वेरी गुड, माधव ने कर लिया है, शाबाश माधव। पार्थ ने भी कर लिया है, शाबाश पार्थ। समझ में भी कर लिया, वेरी गुड। प्रियांशु ने भी कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आइए आगे चलते हैं। तो ग्रेविटेशन से ही शुरू करें। एक सवाल देते हैं हम ग्रेविटेशन का, देखें कितने बच्चे जल्दी कर पा रहे हैं। आइए, एक ग्रेविटेशन का सवाल दिया जा रहा है। एक 4m मास है, एक 9m मास है, इनके बीच में दूरी है 10r। एक पार्टिकल है 4m मास का, एक पार्टिकल है 9m मास का, इनके बीच में डिस्टेंस है 10r। एक स्मॉल m मास का पार्टिकल रखा है, यहाँ से x दूरी पर, ठीक है? 4m मास से x दूरी पे एक स्मॉल m का पार्टिकल रखा है। आपसे पूछा है सवाल, फाइंड x so that m mass, जो स्मॉल m मास है, is at equilibrium। आइए, छोटा सा सवाल है, सॉल्व करिए जल्दी, चैट में आंसर बताइए x की वैल्यू कितनी है, ताकि स्मॉल m जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम। आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन देखना है, कंसीडर ओनली ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस। करिए सॉल्व। देखिए कौन सबसे पहले, वेरी गुड, माधव का आंसर आ गया है।
माधव ने रिवीजन किया था मतलब। बाकी बच्चे भी करिए। x की वैल्यू बतानी है सो दैट m मास इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। वेरी गुड, पार्थ का भी आ गया आंसर। बस 1 मिनट और दे दें दोस्तों, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। समन्वय का भी आ गया, शाबाश। प्रियांशु का आ गया, वेरी गुड। सार्थक आपका बचा है, उत्कर्ष का बचा है, रूपोल का बचा है, उत्कर्ष का आ गया आंसर। शाबाश, वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं। देखो करेंगे कैसे। जो स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जो 9m है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों मास अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो 9m इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो एक फोर्स होगा 9m के कारण। ठीक है, फोर्स ड्यू टू 9m। 4m भी है फोर्स, 4m वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, एक फोर्स आएगा 4m के कारण। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 9m के कारण कितना फोर्स होगा, जी m1 हो गया 9m इंटू m2 हो गया स्मॉल m अपॉन ये दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 10r माइनस x। तो ये हो गया 10r माइनस x का होल स्क्वायर। 4m के कारण कितना फोर्स हुआ इन दोनों के बीच में, जी m1 m2 अपॉन x स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप दोनों पे फोर्स बराबर करेंगे, आपको मिलेगा जी 4m स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू जी 9m स्मॉल m अपॉन 10r माइनस x का होल स्क्वायर। तो जी 4 में क्या देगा, जी कैपिटल M स्मॉल m, जी कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा क्या 4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 9 होल अपॉन 10r माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटे से ट्रिक है जल्दी से सॉल्व करने की। आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए। देखिए अगर आप इसको होल स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 2 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन 10r माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 20r माइनस 2x इक्वल टू 3x। 2x को इधर ले आइए,
20r इक्वल टू 5x, 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा 4r। ये आंसर। कई बच्चों ने कर ही लिया था इसको, वेरी गुड। तो हमने जस्ट एक टेस्टिंग करी, एक सवाल सॉल्व करके। अगर आपको हमारी वॉइस क्लियर है, बोर्ड की वर्किंग आपको अच्छे से दिख रही है, तो एक बार चैट पे रिप्लाई कीजिए यस सर, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, कम ऑन। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अब स्पीड बढ़ रही है रिप्लाई करने की। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, मजा आ रहा है, काफी बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। आगे चलते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे सिलेबस में तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्सेस है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब ये तीनों बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। बिना कांटेक्ट के ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मैजिकल लगता है एकदम। याद करिए बचपन में जब आपने सबसे पहले मैग्नेट्स लिए थे और उनको पास पास लगा दो, चिपक गए थे। अभी तक वो चीज खुद को एक्साइट करती है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। फिर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम डिफाइन करते हैं फील्ड के द्वारा। हम एक थ्योरी बनाते हैं फील्ड की, कि नॉन कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के ऐसा हो क्या रहा होगा कि फोर्सेस लग रहे हैं। कैसे एक मास दूसरे मास को इतना दूर रह के फोर्स लगा सकता है? उसके लिए हमारी थ्योरी आती है फील्ड थ्योरी। जैसे हमने 11th में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड कब एक्सपीरियंस करते हैं हम? जब दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कब एक्सपीरियंस करते हैं? जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। प्लस प्लस, दोनों लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस की दोस्ती होती है आपस में, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, पास आना चाहते हैं। लाइक चार्जेस आप मानिए दुश्मनी है दोनों में, तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी लाइक चार्जेस एक दूसरे पे रिपेल करें। फिर मैग्नेटिक फील्ड हम कब एक्सपीरियंस करते हैं? जब दो मैग्नेट है, देखिए अपोजिट पोल्स हैं, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम पोल्स है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। आइए आगे चलते हैं।
जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन कर रहे थे। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं। 12th में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, आपको नोट्स लगातार साथ साथ बनाते जाने हैं। जो यहाँ से सर आपको बोल रहे हैं, जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है, वो सारी बातें आपकी कॉपी में होनी चाहिए। कभी भी हम किसी भी बच्चे से नोट्स कॉपी की फोटो मंगवा सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है देखिए। स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, ठीक है, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जब हम चार्जेस एट रेस्ट होते हैं उस फिनोमिना को स्टडी करते हैं। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट, या फिर चार्जेस जब स्लो मूविंग है, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, स्लो मूविंग चार्जेस बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तब जो फिनोमेना क्रिएट होने वाले हैं उसको अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे की पूरी 12th का आधार है, बेस है ये चैप्टर। हम इस चैप्टर में सबसे पहले चार्जेस को समझेंगे, चार्जेस के मोशंस को समझेंगे, तभी जाके हम आगे करंट समझ पाएंगे, तभी जब आगे जाके करंट के द्वारा इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये आगे 12th के लिए बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए तो अभी हमने सीखा, सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं चार्ज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, तो चार्ज सबसे पहले हमने पढ़ा था एटम में पढ़ा। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने एटम में पढ़ा था। एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है दोस्तों, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, -1.6 into 10 की पावर -19। यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया, प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, +1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर जाता है, ये आप सबको पता ही है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन है, एक, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। आगे चलते हैं, हीलियम में कितने प्रोटॉन है, दो, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। तो इसका +2, इसका -2, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज या फिर नेट में आप बोलोगे एटम इज न्यूट्रल। नेट में हम बोलेंगे एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, हर सॉलिड, हर सब्सटेंस एटम से बना है। एटम्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स है, क्लियर है। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके चार्ज 0 है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यानी हर सब्सटेंस में चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर वो टोटल 0 चार्ज है यानी नेट में न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब
जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी का ये कभी मतलब नहीं होता है कि चार्ज नहीं है उसमें, हर एक में चार्ज होता है। हमारे अंदर भी बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन अगर हम टोटल नेट चार्ज निकालें तो न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज 0 होगा। इसको लिख लीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि जो चार्ज है वो एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जैसे मास है, मास की तरह ही चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अगर आपको कोई बॉडी न्यूट्रल दी गई है, न्यूट्रल बॉडी मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। और आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल हम सबको ये पता पड़ा था कि इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री, राइट। एटम में अगर कोई चीज चलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक न्यूक्लियस का हिस्सा है। तो जो भी चार्जेस का मूवमेंट होगा, जो भी चार्जेस का मूवमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होगा। यानी अगर एक बॉडी में आपको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, अगर एक बॉडी में आपको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे? हमको बॉडी पहले न्यूट्रल गिवन है। न्यूट्रल बॉडी मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉडी आपको न्यूट्रल है। न्यूट्रल से आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे? राइट, आपने कई बार किया है। बॉडी से आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दीजिए। तो जब बॉडी से आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? सॉलिड सब्सटेंस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगर एक बॉडी को आपको न्यूट्रल से नेगेटिवली चार्ज क्रिएट करना है, आपको बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है, तो कैसे करोगे आप? करेक्ट, कैसे करें बताओ? तो प्रोटॉन्स तो निकाल नहीं सकते न्यूक्लियस के अंदर ही। आपको इसको नेगेटिव चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाओगे? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। क्लियर है? तो अगर आपको बॉडी को नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने से होगा क्या? पहले न्यूट्रल थी, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, तो नेट चार्ज 0। अब आपको नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपने बढ़ा दिया, तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट करोगे? पहले न्यूट्रल यानी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। अब प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकते, आप इलेक्ट्रॉन ही निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आप कम कर दीजिए, बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, तो क्या होगा? बॉडी न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। यानी व्हेन पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है तब बॉडी न्यूट्रल है। जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। और जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेट में बॉडी नेगेटिव चार्ज है। इसको लिख लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। प्रखर, आवाज नहीं आ रही? प्रखर, आपने काफी लेट ज्वाइन किया है। और एक और बच्चा भी हमारे साथ ऐड हुआ है, वेदांत ऐड हुआ है हमारे साथ। वेदांत, आपको आवाज आ रही है हमारी? चैट पे रिप्लाई कीजिए यस सर। प्रखर,
विधान को आवाज आ रही है, वेरी गुड। अगर हो सकता है आपका नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो, आप अपने डिवाइस की वॉल्यूम भी फुल रखिए। एंड वेदांत प्रकरण आप सब लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, कल से आप टाइम पर आएंगे क्लास। आज हमने बहुत वेट किया आप लोगों का, कल से हम वेट नहीं करेंगे, कल हम एग्जैक्ट टाइम पर क्लास स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, आ जाओ। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। आ जाओ, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी ऑफ चार्ज में नेक्स्ट पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग आगे दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग आगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस। हम सबको पता है कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। दो टाइप के चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये? वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट, यूनिट क्या है दोस्तों, कूलम। चार्ज का यूनिट है कूलम। अच्छा, डायमेंशन कैसे निकालेंगे चार्ज का? आपको याद हो, आपने यूनिट डायमेंशन चैप्टर में निकाला है इसका डायमेंशन। कोई बताएगा मेरे को चैट में डायमेंशन, किसी को याद हो तो? कोई बात नहीं, कल से जल्दी आ जाना। हमारा सवाल है आपसे, फाइंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ, वेरी गुड, 18 माइनस 1। और कुछ गड़बड़ हुई क्या? 18 माइनस 1 आए। तो एक फॉर्मूला हमने सीखा बचपन में, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट को डिफाइन कैसे करते हो? रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसे हम करंट को डिफाइन करते हैं। यानी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। और ध्यान रखिए, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो करंट का डायमेंशन क्या था, I into ये T हो जाएगा, राइट? तो करंट क्या हो गया, यूनिट फंडामेंटल यूनिट करंट क्या हो गया, एम्पियर। तो एम्पियर इनटू टाइम सेकंड। तो चार्ज का यूनिट हो गया एम्पियर सेकंड, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कूलम। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं कूलम। और चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, एम्पियर का ए, और सेकंड यानी टाइम एटी। ये हो गया चार्ज का डायमेंशन, और यूनिट हो गया एम्पियर सेकंड या फिर कूलम। इसको लिख लीजिए, चार्ज का यूनिट्स एंड डायमेंशन। वेरी गुड पार्थ, माधव, शाबाश। आइए, हो गया सबका? आगे बढ़े, इसको ध्यान रखेंगे, चार्ज का यूनिट कूलम, ऐसा यूनिट एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हैं उसको, और डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में a की पावर 1 t की पावर 1। आप 1 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, 80। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं,
सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बताइए। यूनिट ऑफ चार्ज है वैल्यू ऑफ चार्ज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सॉरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज बताइए। बताइए सबसे छोटा सा छोटा चार्ज क्या होगा? लाइक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, राइट। इससे भी छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं। देखो अभी हमारा साइंस और इसके भी सब पार्टिकल्स में जा चुका है, क्वार्क्स नाम बोलते हैं उनको। लेकिन हमारे 11th 12th की स्टडी में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हम यही मानेंगे, ई 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए हमारी क्या है। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं, चार्ज is quantized, charge is quantized। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये आपने शब्द पढ़ा है पहले, कहां पढ़ा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आइए इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए एक बॉडी पे समझिएगा ध्यान से, चार्ज कैसे आ सकता है। पहले हम न्यूट्रल से पॉजिटिव बनाते हैं बॉडी को। तो अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे, राइट। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बॉडी पर चार्ज कितना आएगा? चार्ज ऑन बॉडी कितना आएगा? बॉडी पर चार्ज +1 ई। ठीक है, ई किसको बोल रहे हैं हम? ई हम बोल रहे हैं 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बॉडी पे चार्ज क्या है? +1। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो चार्ज ऑन बॉडी क्या आएगा? +2e। अगर आप 1000 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बॉडी पे चार्ज क्या आएगा? +1000e। इसका मतलब जो चार्ज है बॉडी पे वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। दोस्तों यहाँ तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे या दो, 1.5 इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते हो। तो चार्ज या तो 1e होगा या 2e होगा या 1000e होगा या 1,00,000 e होगा, लेकिन कभी भी n इंटीजर, मतलब n हमेशा इंटीजर रहेगा, कभी भी n नॉन इंटीजर नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जल्दी से लिख लीजिए इसको। चार्ज इज क्वांटाइज्ड यानी चार्ज हमेशा e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर आप न्यूट्रल से बॉडी को नेगेटिव चार्ज बनाते हैं तो आप इसको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो यहाँ तो आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या दो ऐड कर सकते हैं या तीन ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज हमेशा इस पे E का मल्टीपल होगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो चार्ज ऑन बॉडी क्या आ जाएगा? -1e। क्लियर है? अगर आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो चार्ज ऑन बॉडी आएगा -2e। अगर आप 1000 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो चार्ज ऑन बॉडी आएगा -1000e। यानी हम बोल रहे हैं जो चार्ज है किसी भी बॉडी पे आने वाला है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e होगा।
अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नेगेटिव होगा चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होगा तो पॉजिटिव होगा चार्ज। देख लीजिए जल्दी से इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ा रहे हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी आप लिखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। आ जाओ, इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, चार्ज इज इनवेरिएंट इसका मतलब समझना। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को चैट में रिप्लाई कीजिएगा, कितने बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। कितने बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, चैट में बताइए जरा। कितने बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है? माधव ने पढ़ा है, समन्वय ने पढ़ा है, वेरी गुड। वेदांत ने नहीं पढ़ा है, प्रखर ने देखा है, माधव को बहुत से वाले में पढ़ा है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखो दोस्तों, जब एक सब्सटेंस स्पीड ऑफ लाइट के करीब स्पीड से चलता है, when a particle is traveling at a very high speed close to speed of light, तो उसका मास जो है वो बदल जाता है और ये नए मास का फॉर्मूला होता है। जैसे लेट से वेलोसिटी आप ले लो c/2, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर आप किसी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के हाफ वाले स्पीड से, यानी 3 × 10⁸/2, यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से चलाएंगे तो उसका मास बदल जाएगा। और वो नया मास कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से। v आपकी स्पीड है जो आप यहाँ पे रखेंगे, c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो मास स्पीड बदलने से बदलता है, लेकिन चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज चेंज नहीं होगा वेलोसिटी पे। एक पॉइंट को लिख लीजिए कि with speed mass changes इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, but charge does not changes। जल्दी से लिख लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। तो इनवेरिएंट का मतलब है कि स्पीड के साथ चार्ज चेंज नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसको डिफाइन करते हो आप, जिसका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो, बाहर से अंदर कोई ट्रांसफर नहीं होगा किसी भी मैटर का, ना ही अंदर से बाहर ट्रांसफर होगा मैटर का। आज अगर हम अपने यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम माने तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ बोलना गलत है, टोटल चार्ज बोलना चाहिए हमको। टोटल चार्ज पार्टिकल, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। आइए समझते हैं एक चीज। मान लीजिए आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम में 4 पार्टिकल्स है और +3 कूलम A का चार्ज है, -2 कूलम B का चार्ज है, C का चार्ज है 0 कूलम और D का चार्ज है +8 कूलम। तो अगर हम माने कि हमारे आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कितना हो गया, देखो गिनो, +3 -2 +1 +1 +8 +9 कूलम,
देखिए सही जोड़ा है क्या हमने? करेक्ट। तो अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो टोटल चार्ज सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिएगा, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। आ जाओ, ए बी सी डी। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इंटरनल प्रोसेसेस पे रहा, ए का चार्ज हो गया +2 कूलम, कुछ इंटरनल प्रोसेस हुए, ए का चार्ज बदल के हो गया +2 कूलम, बी का चार्ज हो गया -7 कूलम, सी का चार्ज हो गया -2 कूलम। बताओ सॉल्व करके डी पर चार्ज कितना होगा? जल्दी से सॉल्व करिए, चैट में आंसर बताइए इसका। 16 प्लस की माइनस? वेरी गुड, साइन के साथ बताइए। जल्दी करिए सब लोग, प्रश्न का आ गया आंसर। वेरी गुड, जल्दी करिए, सबने कर लिया। मान लीजिए डी का चार्ज है x कूलम, तो आप करेंगे क्या? टोटल चार्ज कंजर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में आप बोल सकते हो चार्ज, टोटल चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू आप करेंगे टोटल फाइनल चार्ज। आइए देखते हैं, इनिशियल चार्ज पर टोटल +9 कूलम, फाइनल चार्ज कितना हो गया? +2 -7 -2 +x। सॉल्व करिए, x आपको क्या मिलेगा? 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, +16 कूलम। इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम हम चार्ज कंजर्व रखेंगे। दिस इज द इक्वेशन फॉर चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अभी तक किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है हमसे चैट पे। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चैट पे। चार्ज इज ऑलवेज associated with mass। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो दोस्तों, चार्ज इज ऑलवेज associated with mass। जाहिर सी बात है, चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। सही है क्या आपका मास? हाँ, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। सिंपल सी बात है, अगर आप एक बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना बनेगा बॉडी का? बताइए, नेट चार्ज कितना बनेगा? +8 प्रोटॉन के चार्ज के कारण +18 और 10 इलेक्ट्रॉन के कारण -10, यानी चार्ज है बॉडी का -2e। तो देखिए चार्ज है अगर बॉडी का, तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे और उनका मास होता है, चाहे कितने भी छोटा मास हो,
बट मास होगा। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब इस पे हम एक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक बॉडी है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल से इसको आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना है। बॉडी को न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो बताइए इसका मास कम होगा या बढ़ेगा? जल्दी बताइए, मास विल इंक्रीज और डिक्रीज? प्रखर बोल रहे हैं मास रिड्यूस हो जाएगा। डिक्रीज, डिक्रीज, वेरी गुड। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बनाना है मतलब क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा, चाहे कितना ही कम वैल्यू का हो, लेकिन थोड़ा सा मास जरूर चला जाएगा। अगर आप लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो बहुत ज्यादा मास निकल जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे मास रिड्यूसेस, चाहे कितना ही छोटा हो। और अगर आप बॉडी को न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज बनाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, और जब आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो बॉडी का मास इंक्रीज होगा। इस पे लिख दीजिएगा दोनों केसेस, मास इंक्रीजेस और यहाँ पे मास डिक्रीजेस। जल्दी लिख लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शाबाश। नेक्स्ट, मास कैन बी प्रेजेंट with net charge 0। देखो, ऐसा हो सकता है कि मास हो बट चार्ज 0 हो। बताइए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर एक बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, लेकिन उसमें मास तो है। ठीक है, तो मास कैन बी प्रेजेंट विद नेट चार्ज 0, बट चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट विद मास 0। चार्ज है मतलब मास होगा ही कंपल्सरी। देखिए इसको, वेरी गुड, शाबाश। आई होप आज सब लोग चैट पे लिखने में, पढ़ने में थोड़ा कंफर्टेबल हो गए होंगे। आज हमारी पहली क्लास थी दोस्तों, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्लो चले हैं। कल से हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, और हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो बच्चे भी लेट आए, एक बार फिर से मैं नाम ले लूं। प्रखर आयोनिक लेट आया था, विधान लेट आया था। आप लोगों को कल लेट नहीं आना है, एकदम टाइम पे स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आज हमने बस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को समझा है। कल से ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी के लिए इतने ही दोस्तों, 5-7 मिनट का ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद केमिस्ट्री का लेक्चर है आपका, प्रेमलाल से रहेंगे आपको पढ़ाने। मेरी तरफ से अभी तक गुड बाय, टेक केयर।